सो हेलो एवरीवन, दिस इज द केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 16। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे हम देख लेंगे। तो ये क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो स्टार किए हुए एटम्स जो है उसकी आपको क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला यूज करते हैं, लोन पेयर गिनते हैं, देखते हैं कि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे वो काउंट नहीं होंगे, बाकी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है, क्या है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके लोन पेयर है। ठीक है, क्या है, इसके लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। कहाँ पे हो गए, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना होगा, 3, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा। हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp2 ये वाले ऑक्सीजन का, ठीक है, sp2 होगा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, सेम होगा। हाइब्रिडेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे sp3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया 4, यानी कि हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन और ग्रेफाइट एंड एक हमारा होता है डायमंड। ये क्या होते हैं, कार्बन के एलोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कार्बन होंगे उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में कि ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, चीज को याद कर लेंगे कि ग्रेफाइट में जो है वो sp2 होता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो कार्बन है वो दूसरे 3 अलग अलग जगह पे कार्बन पे बॉन्ड बनाया हुआ होता है, स्टेरिक नंबर 2 होगा, sp2 होगा, और डायमंड में होगा sp3। क्या याद रखेंगे, sp2 रखेंगे, sp3 रखेंगे। वैसे यहाँ पे और एक चीज होती है, एरोमेटिक कौन है नहीं है, वो अभी आगे चर्चा करेंगे जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब। बट यहाँ पे याद करेंगे ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 होता है, डायमंड में क्या होता है, sp3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एक होगा ClF4+, क्या होगा, ClF4+। तो आपको ये बताना है कि ClF4+ में जियोमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। तो आप क्या करोगे कि वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालोगे, फिर आगे वीडियो को देखोगे। ClF4 में किस तरीके से होगा, चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन है हमारा, क्या है सेंट्रल एटम हमारा, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 7 होते हैं। ठीक है, उसमें से उसने 4 कहाँ पर यूज कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बनाने, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4। प्लस अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर बचेगा। वैलेंस में बचे के 3 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 यूज हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बचे 3, पर उसमें से यहाँ पे क्या है, ClF4+ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बचा लोन पेयर एक। 4+ में कितना हुआ, 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑलवेज जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर हम आगे बात करें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4, और लोन पेयर 1, तो इस किस्म के कंपाउंड में शेप क्या होता था, सीसो शेप होता था। क्या होता था, सीसो शेप। आगे हमने देखा था ना, SF4 में देखा था हमने सीसो शेप। तो उसी तरीके से ClF4+ में जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप क्या होगा हमारा, सीसो होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आपको यहाँ पे जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं 4 मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूँ। एक होगा हमारा CH3F, एक होगा CH2F2, और एक होगा CHF3। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जो आपको है वो हमने बताया था कि %S लविंग स्पीसीज के बारे में बताया था, %S हेटर स्पीसीज के बारे में बताया था, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से होगा,
सारे क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। चलिए, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लोरीन है वो क्या है, परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज है। तो वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड में से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम करके दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो हमें एक और चीज पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, बॉन्ड लेंथ के। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, कितना फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा कि अपने ये वाले बॉन्ड में से परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम करना चाहेगा। तो वो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज एस डिक्रीज हुआ, तो जो बाकी का परसेंटेज जो एस बॉन्ड से निकला है वो कहाँ जाएगा, इन तीनों बॉन्ड में कहीं पे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस इंक्रीज होगा। क्या होगा, परसेंटेज एस इंक्रीज होगा। यार हमें पता है कि परसेंटेज एस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ घटेगी। ये पता चला, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ घटेगी। बट हम इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या था, एक फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन थे, एक फ्लोरीन के वाले बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन को इक्वली परसेंटेजेस मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, 2 बॉन्ड है, ये भी चाहेगा परसेंटेजेस कम करने को, ये भी चाहेगा परसेंटेजेस कम करने को। तो ये 2 फ्लोरीन मिलके जो ये 2 बॉन्ड से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम करेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेगा। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। बात करते हैं थर्ड में। अरे यहाँ पे तो हाइड्रोजन अकेला रह गया, 3 फ्लोरीन है, तो तीनों के तीनों क्या करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटाएंगे अपने बॉन्ड में से। तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। और हमने क्या देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। फिर और सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 3 फ्लोरीन दे रहे हैं एक हाइड्रोजन को, तो मैक्सिमम परसेंटेजेस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो कुछ इस तरीके से होगा, ऑर्डर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम एक और क्वेश्चंस देखें, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस देखे, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर देखे, शेप और जियोमेट्री के ऊपर भी देखे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अमोंग द बीच, जो नीचे जो स्पीसीज लिखी होगी 4 ऑप्शन में, तो वहां पे कौन सी स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट। तो एक NCl5, बी ऑप्शन हमारा OF4, सी ऑप्शन हमारा NH2- और डी ऑप्शन हमारा होगा ICl3-2-। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जो एक्साइटेशन थियरी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक्साइटेशन थियरी पढ़ी थी, इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो आते हैं NCl5 पे। तो हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ज्यादा से ज्यादा 4 अपना लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, चलो। बट हमने देखा था कि जो प्राइमरी कंडीशन थी एक्साइटेशन थियरी की, जो फर्स्ट कंडीशन थी कि एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। एक्साइटेशन करके जो इलेक्ट्रॉन को एस से कहीं और लेके जाना है तो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन में एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे एक्साइटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस है वो 5 बॉन्ड बना रहा था, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी द आंसर, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा ना दूसरा ऑप्शन। OF4 की बात करते हैं, अरे सेम चीज आ गई, ऑक्सीजन के पास कौन से भरे पड़े हैं ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास भी तो 2 ही वैलेंसी है, मैक्सिमम 3 वैलेंसी है। वहां पे भी एक्साइटेशन करके इलेक्ट्रॉन को लोअर सेल से एनर्जी से हायर एनर्जी ले जाने के लिए ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ऑक्सीजन जनाब ये नहीं बना पाएगा,
OF4 नहीं बना पाएगा। रही बात NH2 माइनस की, तो हमें पता है NH2 माइनस से एमोनिया होता है हमारा NH3, एक हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, NH2 माइनस एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं ICl3 माइनस की, तो वो भी इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे एक्साइटेशन थियरी की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इजीली एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी या तो 4 भी हो सकती है, बट यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, एक नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है ICl3 माइनस, तो ये इजीली एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक हमारा NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा और एक हमारा क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, OF4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम समराइज करने की बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, तो हमने शुरुआत की थी कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड देखे थे, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ मूव किया था, ठीक है, वहां पे हमने ऑक्टेट्रोल देखा था, ऑक्टेट्रोल के बाद हमने क्वांटम नंबर्स देखे थे कुछ, फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखे थे, फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखे, फिर हमने ओवरलैपिंग के बारे में चर्चा की, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, वहां से हमने एक और चर्चा की थी कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैसे होती है, बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखी थी हमने, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर सिग्मा बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग को अफेक्ट करते हैं, वो देखा था। फिर हमने कहाँ पे मूव किया था, हाइब्रिडाइजेशन की ओर मूव किया था, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज क्या होती है वो देखा था, परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज क्या होती है वो भी देखा था। उसके बाद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा की थी, तो वहां पे हमने क्या किया था, स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन 9, स्टेरिक नंबर 9 तक का डिस्कशन जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, स्टेरिक नंबर 9 तक का सारे में से जियोमेट्री सारी चीजें हमने डिस्कशन की है। उसके बाद क्या डिस्कशन किया, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना सीखा पिछले लेक्चर्स में, और उसके बाद हमने क्या देखा, क्वेश्चन सोल्व करना कुछ देखा, ठीक है, कुछ चीजें जो याद रखनी थी वो भी देखी। तो यहाँ तक जो है वो केमिकल बॉन्डिंग कर चुके हैं। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बाकी है, वो है हमारी मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MOT। तो जनरली MOT में हम क्या देखते हैं, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं या तो मोस्टली चीजें होती है वो हमें MOT से पता चलती है, लाइक बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जो मोलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। फिर होमो लूमो के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये होमो लूमो के बारे में जो चर्चा होती है वो हमें काम आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जब हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं तब ये हमें होमो लूमो सब काम आते हैं। तो जनरली जो है वो MOT पढ़नी काफी इंपॉर्टेंट है। तो MOT में क्या होता है कि सिंपल डायटोमिक मोलिक्यूल्स के पढ़ते हैं हम, हेट्रोन्यूक्लियस डायटोमिक मोलिक्यूल्स के पढ़ते हैं, फिर आता है पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल्स के बारे में MOT भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं MOT के अंदर। तो MOT एक हम समझ सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग पूरा एक साइड होता है और एक MOT पूरा एक साइड होता है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी भी हम पढ़ते हैं। तो ये MOT के जो चीजें हैं, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में जो हम कवर करने वाले हैं, तो उसके हम अलग से पूरे लेक्चर लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, MOT के पूरे अलग से लेक्चर लाएंगे। तो यहाँ तक का जो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग चाहिए था वो यहीं पे हम खत्म करते हैं, MOT के हम अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।